देखो इस वीडियो में अगर बात करें तो ब्रीदिंग एंड एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस वाले चैप्टर को पूरा का पूरा 100% एनसीईआरटी से करने वाले थे। स्टार्ट करते हैं। देखो क्या होता है, सुनना बात को। अगर हम बात करें ब्रीदिंग एंड एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस की, तो हम लोग जो है ब्रीदिंग को अपन लोग पल्मोनरी वेंटिलेशन भी बोल देते हैं। तो कुछ टर्म्स है, पहले उनकी बातें कर लेते हैं। अच्छा, गिल्स के थ्रू रिस्पायरेशन होता है तो उसको बोलते हैं ब्रेंकियल रिस्पायरेशन। लंग्स के थ्रू होने वाले रिस्पायरेशन को पल्मोनरी रिस्पायरेशन, मॉइस्ट स्किन से क्यूटेनियस रिस्पायरेशन बोल देते हैं। अच्छा, गिल्स को अपन लोग बोलते हैं वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर और लंग्स को बैग। लंग्स बैग, गिल्स क्या है भाई, स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, वेस्कुलर स्ट्रक्चर याद रखना। अच्छा, जो सेल्स लेवल पर होता है उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। अच्छा, कुछ ऑर्थोपोड्स में कैसे होता है, प्राउन में गिल्स, क्रैब में बुक गिल्स। क्रैब में देखो जी बन रहा है तो इसमें जी गिल्स नहीं है। प्राउन में गिल्स, क्रैब में बुक गिल्स, इंसेक्ट में ट्रैकियल ट्यूब्स और स्कॉर्पियन में बुक लंग्स होता है। वहीं अगर बात करें स्पॉन्जेस, सीलेंट्रेट, प्लेटिंग हेलमिंथीज में स्किन के थ्रू होता है, पूरी स्किन के थ्रू होता है, बाई सिंपल डिफ्यूजन से होता है। अर्थवॉर्म में मॉइस्ट क्यूटिकल से होता है तो क्यूटिनियस बोल दिया। अच्छा, फ्रॉग में मॉइस्ट स्किन से होता है, फिशेस में गिल से होता है, फ्रॉग में वैसे बकोफेरेंजियल कैविटी और लंग से भी होता है। एम्फीबियस लेके मैमल्स तक सभी में लंग्स के थ्रू होता है, लेकिन अपन को मेनली मैमल्स का, अपन लोगों को मेनली किसका पढ़ना है, ह्यूमंस का पढ़ना, तो ह्यूमंस का स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कैसे एयर का इनहेलेशन और एक्सहेलेशन कैसे होता है, एयर पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट कैसे होती है उसको पढ़ना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लंग्स में आती है और जाती कैसे, तो इंटर करती है नॉस्ट्रल, नॉस्ट्रल से नेजल पैसेज, नेजल पैसेज से नेजल चैम्बर, नेजल चैम्बर से फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या होता है, ये कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। अगर बात करें यहाँ पर दो पाइप होते हैं गर्दन में, तो आगे होता है एयर पाइप, विंड पाइप, पीछे होता है फूड पाइप। तो विंड पाइप जो होता है इसके ऊपर कार्टिलेज सी शेप्ड रिंग लगी होती है। अच्छा, आगे एयर है और पीछे फूड है, तो फूड इधर से अगर पीछे जाना है तो जब ये इसमें ना फंस जाए, इसलिए इसके ऊपर एक कार्टिलेज जीनस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसके ऊपर लोग बोल देते हैं भैया एपिग्लॉटिस। तो ये इसको कवर कर लेता है उस टाइम पर। तो ये फूड जो है किस में चला जाएगा, इसमें चला जाएगा। अच्छा भाई, ठीक है। वहीं अगर बात करें उसके बाद लैरिंक्स। लैरिंक्स जो होता है कार्टिलेजिनस बॉक्स होता है, बॉक्स होता है और ये साउंड प्रोड्यूस करता है, इसलिए इसको बोलते हैं साउंड बॉक्स। क्या बोलते हैं भाई, साउंड बॉक्स। फिर होता है ट्रेकिया। ट्रेकिया जो होती है कार्टिलेजिनस सिबलिंग्स यहाँ प्रेजेंट है। ट्रेकिया जो होती है फिफ्थ थॉरेसिक वर्टिब्रे पे डिवाइड होती है। फिफ्थ थॉरेसिक वर्टिब्रे पे लेफ्ट और राइट ब्रोंकाई में डिवाइड होती है। तो इसमें प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई और फिर प्राइमरी ब्रोंक्यूल, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल, टर्सरी ब्रोंक्यूल के फॉर्म में डिवाइड होती चली जाती है। अच्छा भाई, इसमें बात करें तो कार्टिलेजिनस सी शेप रिंग है, ये प्राइमरी ब्रोंक्यूल तक प्रेजेंट है, पहले ब्रोंकाई फिर ब्रोंक्यूल तक प्रेजेंट है। टर्मिनल ब्रोंक्यूल पर एक इरेगुलर शेप्ड स्ट्रक्चर लगी होती है जिसको बोलते हैं भैया एल्वियोलाई। एल्वियोलाई जो होता है ये एक्सचेंजिंग पार्ट है। क्यों, क्योंकि ये जो होता है एल्वियोलाई ये कैपिलरी से डिफ्यूजन के थ्रू ऑक्सीजन CO2 को चेंज करेगा, तो इसको एक्सचेंजिंग पार्ट बोल देते हैं, या रेस्पिरेटरी या एक्सचेंजिंग पार्ट बोल देते हैं हम। O2 और CO2 को क्या करेगा, एयर और ब्लड में क्या करेगा, डिफ्यूजन के थ्रू चेंज कराएगा। अच्छा, एल्वियोलाई कंडक्टिव पार्ट नहीं बोलते। कंडक्टिव पार्ट कहाँ से कहाँ तक, तो कंडक्टिव पार्ट बात करें नॉस्ट्रल से लेकर और टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक होता है। तो कंडक्टिव पार्ट कहाँ से कहाँ तक भैया, नॉस्ट्रल से लेकर टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक। कंडक्टिव पार्ट का काम क्या है, ये एक तो एयर में क्या करता है भैया, एयर में डस्ट पार्टिकल को हटाता है, क्लीन करता है। इसके अलावा ह्यूमिड करता है एयर को, और एयर को बॉडी टेम्परेचर तक लेके आता है। अच्छा, सी शेप कार्टिलेज कहाँ तक प्रेजेंट है, ट्रेकिया से प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स तक प्रेजेंट होती है। अच्छा, लंग्स कभी चिपकते क्यों नहीं है, कोलैप्स क्यों नहीं करते, क्योंकि लंग्स में एक निगेटिव इंट्राप्लुरल प्रेशर पाया जाता है। अभी बताएंगे, एयर परमानेंट बची रहती है। वहीं बात करें फ्रिक्शन को कम करने के लिए इस पर डबल प्लूरल लेयर होती है जिसमें प्लूरल फ्लूइड भरा रहता है, जो कि भैया फ्रिक्शन को कम करता है। अगर बात करें तो लंग्स जो प्रेजेंट होते हैं इस रीजन को बोलते हैं थॉरेसिक चैम्बर। ये थॉरेसिक चैम्बर जो होता है एनाटॉमिकली एयर टाइट होता है, मतलब कि ये जो भी चेंज तुम्हारे इस थॉरेसिक चैम्बर में होंगे सेम चेंजेस जो होते हैं लंग्स में शो होते हैं। अच्छा, ये चैम्बर किससे बना होता है, तो आगे स्टर्नम होता है, पीछे साइड वर्टिब्रल कॉलम होता है और साइड में लेटरली प्रेजेंट होती है रिब्स, ठीक है भाई। वहीं अगर बात करें जो ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल एंड एल्वियोलाई कंप्राइज द लंग्स को बनाता है। अच्छा, इसका एक डायग्राम दे रखा है, देखो देख लेते हैं। और उसको अगर बात करें तो ये देखो भैया एपिग्लॉटिस से इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप हो गया, लैरिंक्स हो गया, ट्रैकिया हो गया, ब्रोंकस हो गया, ये रिब्स की कटे हुए लाइनें दिख रही हैं भाई, ठीक है। ये बात करें लंग्स दिख रहा है, ये डायफ्राम हो गया, प्लूरल मेम्ब्रेन हो गई, एल्वियोलाई हो गई और इसमें प्लूरल फ्लूइड भरा हुआ है, ये ब्रोंक्यूल्स हो गए भैया। आगे बढ़ते हैं। अगर हम आगे बात करें तो एयर आती और जाती कैसे, मतलब इनहेलेशन और एक्सहेलेशन कैसे होता है। तो इनहेलेशन होने के लिए पता क्या होता है भाई, इनहेलेशन के लिए एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, यहाँ पे इंटरकॉस्टल मसल होती है रिब्स के बीच में, तो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल के कॉन्ट्रैक्शन से क्या होता है, जो रिब्स होती है वो थोड़ा सा ऐसे बढ़ जाती है। तो बढ़ने से क्या हो जाता है कि थॉरेसिक चैम्बर जो होता है डॉर्सिवेंट्रल, इसका साइज बढ़ जाता है। वहीं अगर बात करें जो अपना नीचे डॉम शेप्ड डायफ्राम होता है वो फ्लैट हो जाता है कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू। तो एंटीरियर पोस्टीरियर क्या होता है, वॉल्यूम, एंटीरियर पोस्टीरियर वॉल्यूम बढ़ जाता है। जैसे कि भाई थॉरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम बढ़ जाता है, तो वॉल्यूम बढ़ गया तो इसका भाई प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और प्रेशर कम हो जाएगा तो भैया अपने आप ही एयर जो है बाहर से अंदर आ जाती है। वहीं जब एक्सहेल होता है तो क्या होता है, ये जो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल होती है ये क्या हो जाती है भाई, नॉर्मल कंडीशन में चली जाती है। डायफ्राम भी क्या होता है भैया, रिलैक्स स्टेज में चला जाता है और ये
वॉल्यूम कम होता है तो प्रेशर क्या हो जाता है भैया, बढ़ जाता है, एयर बाहर निकल जाती है। तो भैया लंग्स में बात करें तो लंग्स में डायफ्राम क्या करता है, एंटीरियर पोस्टीरियर वॉल्यूम इंक्रीज करता है, और इंटरकॉस्टल मसल क्या करती है, कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू डॉर्सी वेंट्रल वॉल्यूम बढ़वाती है भैया, रिब्स में, बिटवीन रिब्स में प्रेजेंट रहती है। अच्छा, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल बात करें तो कॉन्ट्रैक्शन से इनहेलेशन होता है, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल जो होती है इंटरनल वाली एक्सहेलेशन में हेल्प करती है। लेकिन एनसीईआरटी में लिखा है एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल के रिलैक्सेशन से क्या होता है भाई, एक्सहेलेशन होता है। अच्छा, हाइपोक्सिया क्या होती है, अगर एब्सेंस ऑफ इनफ ऑक्सीजन इन टिश्यू में तो उसे बोल देते हैं हाइपोक्सिया बोल देते हैं। अच्छा, अगर अपन लोगों को फोर्सफुल ब्रीदिंग करनी है तो इसके लिए अपन को एब्डोमिनल मसल्स लगती है, देखो ना एकदम से पेट पूरा फूलता पिचकता रहता है, नहीं बाबा रामदेव को देख लो। ब्रीदिंग रेट जो होती है 12 से 16 पर मिनट होती है। अच्छा, रिस्पायरेटरी वॉल्यूम को मेजर करने के लिए एक मशीन आती है, इसको बोलते हैं स्पायरोमीटर, उसमें से फूंक देते हो, पता चल जाता है कितना भाई वॉल्यूम तुमने लिया गेन किया। अच्छा, जो वॉल्यूम नॉर्मली इनहेल और एक्सहेल करते हैं उसको बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम, जो कि होता है 500 ml। अच्छा, अगर हम फोर्सफुल एक्सहेल करें तो उसको बोल देते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अच्छा, नॉर्मली इनहेल के बाद जो भी अपन लोग और एक्स्ट्रा इनहेल कर सकते हैं उसको बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और एक वॉल्यूम जो होता है जिसको अपन लोग एक्सहेल और इनहेल नहीं कर सकते, परमानेंट बना रहता है, उसको बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम बोल देते हैं। अच्छा, एक सिंगल को अपन बोलते हैं वॉल्यूम, लेकिन अगर दो को मिला लें, दो वॉल्यूम को मिला दें तो बोल देते हैं कैपेसिटी, दो या दो से ज़्यादा वॉल्यूम को मिला दें। तो बात करें तो अगर अपन इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और तो टाइडल वॉल्यूम कितना है 500, एक एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1000 से 1100, ये 1100 से 1200, ठीक है, ये होता है 2500 से 3000 होता है कौन, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अच्छा, अगर ऊपर वाले दो को मिला ले इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम टाइडल वॉल्यूम को तो बन जाता है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। अगर एक्सपायरेटरी टाइडल वॉल्यूम एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को मिला ले तो बन जाता है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। अगर अपन मिला ले एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेजिडुअल वॉल्यूम को मिला ले तो बन जाता है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। कैपेसिटी तभी आएगा जब दो से ज़्यादा होंगे। और अगर हम जो भी निकलने आने जाने वाला है पोर्शन, मतलब ये तो परमानेंट कांस्टेंट रहेगा, उसको बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी। तीनों को मिला दे तो वाइटल कैपेसिटी, और पूरे लंग्स की कैपेसिटी को बोलते हैं टोटल लंग कैपेसिटी बोल देते हैं। अच्छा भैया, आप तुम्हें बता दो ये आएगा जाएगा, लेकिन इसका डिफ्यूजन कैसे होगा और बॉडी में ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, क्यों होगा, तो वो होने का चक्कर होता है सिंपल डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्यों होता है, क्योंकि प्रेशर का चेंज होता है। तो पार्शियल प्रेशर का चेंज होता है। पार्शियल प्रेशर का मतलब होता है इंडिविजुअल प्रेशर किसी गैस का, किसी मिक्सचर में किसी गैस का इंडिविजुअल प्रेशर। तो जैसे कोई मिक्सचर है उसमें ऑक्सीजन का इंडिविजुअल प्रेशर, जैसे कि एयर में बात करें तो जो नीले पेन से लिख रखा है, ब्लू पेन वाला, वो ऑक्सीजन के प्रेशर लिख रखे हैं, ठीक है। तो अगर बात करें एयर में ऑक्सीजन का प्रेशर होता है 159 mmHg, एल्वोलाई में 104, अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड में बात करें 95, और अगर बात करें टिश्यू लेवल पर तो 40 होता है। टिश्यू लेवल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में भी 40 हो जाता है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 40 बना रहता है। CO2 की बात करो तो एनवायरमेंट में होता है 0.3, और अंदर क्या होता है 40 mmHg एल्वोलाई में। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में भी 40 रहता है, और बात करें टिश्यू लेवल पर CO2 45 हो जाता है, और फिर यहाँ पर भी 40 हो जाता है। 45 था तो 45 भी रहता। तो प्रेशर डिफरेंस के चक्कर में ही ऑक्सीजन इधर से इधर और CO2 इधर से इधर चली जाती है। अच्छा, अब CO2 को देखो, CO2 प्रेशर देखो यहाँ 0.3 और अंदर एकदम से 40, क्यों, क्योंकि होता क्या है कि CO2 की टेंडेंसी हीमोग्लोबिन से बाइंडिंग एफिशिएंसी 20 से 25 गुना ज़्यादा होती है O2 से, इसलिए इधर थोड़ी सी CO2 ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ भी O2 CO2 जो है इतना डिफरेंस ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, बात समझ आती रहती है। अच्छा भाई, अगर देखें तो O2 में कहीं भी 45 नहीं दिखा, मतलब याद करने के पर्पस से। बाहर देखो भाई 159 है, फिर कितना हो गया 104, फिर कितना 95, इधर बात करें तो कितना हो गया 40 और 40, यहाँ 45 एक बार भी नहीं आया। और टिश्यू में बात करते कितना 45, तो यहाँ भी 45 के बाद यहाँ 40 था तो इसमें भी 40 होगा, 45 CO2 में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इसमें 159 104 95 और फिर भैया 40 और 40, सिंपल है बहुत। अच्छा, अगर बात करें तो यहाँ एल्वेओलाई में जो बात करें तो स्क्वामस एपिथेलियम होती है, तो भाई सिंगल लेयर होती है, और ये भी एंडोथेलियम भी, इसकी भी स्क्वामस होती है, मतलब सिंगल लेयर होती है, तो बहुत पतली है। तो इसको हेल्प करने के लिए एक सब्सटेंस यहाँ बना रहता है जिसको बोलते हैं बेसमेंट सब्सटेंस है, लॉजमेंट मेम्ब्रेन, जो कि भैया बात करें तो इसमें एनसीईआरटी में लिखा है ड्यूपोर्टिंग मतलब कि इसकी हेल्प करता है। अच्छा भैया, हेल्प करता है, अच्छी बात है। अब बात करें अगर स्क्वामस एपिथेलियम, इसका अबेजमेंट सब्सटेंस तीनों को मिला ले तो ये 1 मिलीमीटर से भी छोटी होती है, ठीक है। अच्छा, जो सिंपल डिफ्यूजन होता है वो हेल्प कौन कौन करता है सिंपल डिफ्यूजन में, तो सबसे पहली बात तो यहाँ पतली जगह है, यही हेल्प कर रही है भैया, तो थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन, फिर सॉल्वेबिलिटी ऑफ गैसेस के चक्कर में हो जाता है, और इसके अलावा प्रेशर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के चक्कर में होता है। अब ये डायग्राम्स भी बन रखे हैं भाई सेम कि कैसे आ रहा है कैसे जा रहा है। इसको बोलो सिस्टमिक वेन और सिस्टमिक आर्टरी बोल देते हैं, जो भैया जो तुम्हारे जो क्या बोलते हैं भैया हार्ट और टिश्यू के बीच में वेन्स होती हैं। वही सेम डायग्राम यहाँ भी बन रखा है जो भी दिखाया। रेड ब्लड सेल दिख रखी है, बेसमेंट सब्सटेंस एंडोथेलियम दिख रखा है, एल्वेओलाई ब्लड कैपिलरी और स्क्वामस एपिथेलियम दिख रखा है। सेम बातें यहाँ लिख दी है चार्ट के फॉर्मेट में, वही सेम बातें। अच्छा, अब बात करेंगे CO2 O2 का ट्रांसपोर्ट होता कैसे, तो मेनली तो ब्लड में होता है, ब्लड इज द मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर O2 एंड CO2, लेकिन O2 जो होती है वो 97% आरबीसी के थ्रू जाती है, 3% डिजॉल्व विद प्लाज्मा में। अच्छा, CO2 की बात करें तो CO2 बात करें तो ये 70% बाइकार्बोनेट फॉर्म में जाती है, और 20 to 25% होती है कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, मतलब हीमोग्लोबिन बंद के जाएगी, जैसे ये 97 जा रही है वैसे ये 23 जाएगी, और 7% जो होती है वो डिजॉल्व फॉर्मेट में जाती है। अच्छा भाई, वही बात करें
जो कार्ब हीमोग्लोबिन होता है इसकी बाइंडिंग CO2 से ज़्यादा होती है विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन PO2 इफेक्ट दिस, क्योंकि भैया CO2 ज़्यादा होती है तो CO2 यहाँ पर ज़्यादा बन जाती है। अच्छा 23% कार्ब हीमोग्लोबिन के फॉर्म में जाती है। अच्छा बाइकार्बोनेट के फॉर्म में कैसे जाती है, सुनना बात को। होता क्या है कि हीमोग्लोबिन जो होता है वो मतलब CO2 जो होता है इसके हीमोग्लोबिन के अंदर कार्बोनिक एनहाइड्रेस प्रेजेंट रहता है, प्लाज्मा में भी थोड़ा बहुत रहता है। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेस क्या करता है, CO2 को कार्बोनिक एनहाइड्रेस H2O के साथ में मिला के H2CO3 बना देता है। H2CO3 HCO3 माइनस H+ हो जाता है। ये कार्बोनेट आयन जो है ये बाहर आ जाता है, ये NaCl में प्रेजेंट Na+ के साथ जुड़ के NaHCO3 का फॉर्म में मिलकर और चला जाता है कहाँ भैया, सीधा एल्वियोलाई के पास में, और एल्वियोलाई के पास में ये रिएक्शन रिवर्स हो जाती है। तो वही बात लिखी यहाँ पे एनसीईआरटी में कि CO2 H2O के साथ कार्बोनिक एनहाइड्रेस प्रेजेंट में H2CO3 बनाता है, H2CO3 कार्बोनिक एनहाइड्रेस प्रेजेंट में HCO3 माइनस बनाता है। ये रिएक्शन कहाँ पर फॉरवर्ड होती है, जहाँ CO2 ज़्यादा होता है। तो CO2 ज़्यादा कहाँ होता है, टिश्यू लेवल पर। तो टिश्यू लेवल पर ये रिएक्शन ऐसी जाती है। लेकिन अगर बात करें हम लोग एल्वियोलाई लेवल पे तो वहाँ CO2 होता है कम, तो वहाँ ये रिएक्शन चली जाती है बैकवर्ड, मतलब कि वहाँ CO2 बन जाएगा और CO2 डिफ्यूज हो जाएगी बाहर चली जाएगी। ठीक है, इस तरीके से काम होता रहता है। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेस जो होता है दोनों जगह प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा में भी और आरबीसी में भी, लेकिन प्लाज्मा में बहुत कम होता है, आरबीसी में ज़्यादा होता है, भर के होता है। कार्बोनिक एनहाइड्रेस फास्टेस्ट एंजाइम। अच्छा भाई कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बन जाएगा 23% कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के फॉर्मेट में जाएगा, 70% बाइकार्बोनेट फॉर्म में, 7% प्लाज्मा में डिजोल्व फॉर्मेट में जाता है। अगर बात करें 77 एक तरीके से इसी में घूम के जा रहा है। अच्छा भाई एवरी 100 ml ऑक्सीडेटेड ब्लड 5 ml O2 जो है टिश्यू को देता है। एवरी 100 ml डीऑक्सीडेटेड ब्लड जो होता है 4 ml O2 जो है एल्वियोलाई को देता है। अगर आपको थोड़ा और डिटेल में समझना तो 29 मिनट वाला वीडियो देख सकते हैं आप। अच्छा वहीं के बाद 30 मिनट का लगभग। तो वहीं अगर बात करें एक ऑक्सीजन कैसे बाइंड होता है, सुनना बात को। जहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा होगा तो ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, तो हीमोग्लोबिन के थ्रू होता है। अच्छा भाई हीमोग्लोबिन में बंधने की कैपेसिटी किसकी ज़्यादा, जहाँ ऑक्सीजन का प्रेशर ज़्यादा होगा तब ये बंध पाएगा। तो ऑक्सीजन का प्रेशर जहाँ ज़्यादा हो, CO2 कम हो, H+ कम हो, टेम्परेचर कम हो, बाकी चीज़ें कम हो, ऑक्सीजन ज़्यादा हो, तो भाई क्या होगा, ये हीमोग्लोबिन से जुड़ेगा तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा। ये कहाँ सिचुएशन होती है, एल्वियोलाई लेवल पे। एल्वियोलाई लेवल पे ऑक्सीजन को भर के होता है और CO2 H+ और टेम्परेचर कम होता है। अच्छा जहाँ कम होंगे O2 कम होगा और बाकी चीज़ें ज़्यादा होगी, CO2 H+ और टेम्परेचर, तो वहाँ क्या हो जाएगा भैया, O2 कम बनेगी, मतलब कि ये उल्टा काम होने लग जाएगा, मतलब कि O2 जो होगा वो हीमोग्लोबिन से टूटने लग जाएगा। अच्छा भाई अगर डिसोसिएशन ऑफ O2 फ्रॉम ऑक्सी हीमोग्लोबिन, अच्छा टूटेगा तो क्या मिल जाएगा, ऑक्सीजन जो है वो टिश्यू को मिल जाएगी, तो टिश्यू लेवल पे ऑक्सीजन टूट जाएगी हीमोग्लोबिन से और टिश्यू को मिल जाएगी और वहाँ ये बंध जाएगी। तो अच्छा इसको एक ग्राफ को अगर देखा जाए तो ग्राफ में ऐसा समझ लो कि O2 बढ़ेगी तो ये ग्राफ ऐसे उठेगा और O2 कम होगी तो ग्राफ गिरेगा। जैसे ऑक्सीजन ज़्यादा होगी कहीं तो तुम वहाँ उठोगे खड़े रहोगे, और ऑक्सीजन कम हो जाए तो तुम गिरोगे ना, तो ग्राफ गिरेगा। वैसे समझ लो ये ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है और ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और परसेंट सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन के बीच में बना हुआ है और सेम ग्राफ वही दिखाया गया है। आगे बढ़ते हैं अगर अपन लोग, तो अगर हम बात करें तो सॉल्बिलिटी हमने बताया 20 से 25 गुना ज़्यादा होती है किसकी भैया, CO2 की O2 से सॉल्बिलिटी या डिसोल्यूशन। एक हीमोग्लोबिन मैक्सिमम 4 ऑक्सीजन को भी बाइंड कर सकता है। रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन की बात करें तो रेगुलेशन बात करें तो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर जो होता है मेन होता है, कहाँ होता है, मिड लैम्बर होता है। न्यूमेटिक सेंटर की बात करें तो पूंछ में होता है, ये क्या करता है, मॉडरेट द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन। अगर इंस्पायरेशन की ड्यूरेशन कम करें तो क्या होगा, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाएगी। तो क्या होगा, एंड देन बाई अल्टर द रेस्पिरेटरी रेट को अल्टर करता है, भाई अल्टर करते हैं रेस्पिरेटरी रेट को। कीमोसेंसिटिव सेंटर को बात करें मिड लैम्बर प्रेजेंट होता है नियर रिदम सेंटर के पास में होता है। तो मोर सेंसिटिव फॉर CO2 एंड H+, CO2 एंड H+ के लिए बहुत सेंसिटिव होता है। जब CO2 एंड H+ ज़्यादा होते हैं देन दिस सिग्नल टू रिदम सेंटर को सिग्नल देते हैं टू मेक एडजस्ट इन द रेस्पिरेटरी प्रोसेस बाई विच दी सब्सटेंस कैन बी एलिमिनेटेड, जिससे कि ये सब्सटेंस बाहर निकल सके। CO2 और H+ ज़्यादा तो ये सिग्नल किसको देता है भाई, रिदम सेंटर को सिग्नल देता है। होता क्या है, ये मोर सेंसिटिव होता है H+ CO2 के लिए। जब CO2 H+ ज़्यादा हो जाता है तो ये रिदम सेंटर को सिग्नल देता है, इसको ये भी इसको सिग्नल दे रहा था, ये भी इसको सिग्नल देता है, कहता है भैया एडजस्टमेंट करो इसको, चाहे एलिमिनेट करके एडजस्टमेंट करो। और ये क्या करता है भाई, ड्यूरेशन को कम करता है। ये भी क्या करता है, मॉडरेट फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को मॉडरेट करता है। वही एक होता है एरोटरी और टॉयटरी आर्टरी, ये क्या करता है भाई, ऑल्सो रिकॉग्नाइज CO2 H+ कंसंट्रेशन को, और ये क्या करता है, ये भी नीचे सिग्नल देता है रिदम सेंटर को कि भैया रेमेडियल एक्शन करो। अब जो रिदम ये भैया रेगुलेशन है, रेगुलेशन में O2 का बहुत इनसिग्निफिकेंट रोल होता है। हाइट्स पे क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कम होता है तो वहाँ पे RBC बढ़ जाती है, तभी तो कश्मीर में देखो रेड रहती है ना स्किन, क्योंकि भैया उनमें ज़्यादा होती है हीमोग्लोबिन। अच्छा अस्थमा बात करें तो अस्थमा में डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग हो जाता है, वीजिंग साउंड आता है। इन्फ्लेमेशन एंड ब्रोंकाइन ब्रोंक्यूल। एम्फाइसेमा जो होता है क्रोनिक डिसऑर्डर होता है, इस सिगरेट स्मोकिंग होता है, एल्वेलर वॉल के डैमेज और सरफेस एरिया कम हो जाता है। ऑक्यूपेशनल या रिस्पिरेटरी डिसीज की बात करें तो ये फाइब्रोसिस, प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू, इन्फ्लेमेशन, डस्ट के लॉन्ग एक्सपोजर से इन्फ्लेमेशन हो जाता है, और सिलिकोसिस स्टोन डस्ट, इसे सीरियस लंग डैमेज भी बोलते हैं। इसमें अपना 100% NCERT कवर हो गया रिस्पिरेटरी चैप्टर का।